हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या संस्कृत क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और किसी भी अगर एग्ज़ाम में जिसमें कालिदास जी का परिचय, कालिदास से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनसे सबसे पहले हम कालिदास जी के बारे में, आज कालिदास के परिचय के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि यूपी टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित है। ठीक है, तो यूपी टीजीटी में जब अभिज्ञान शाकुंतलम है तो उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा क्लास है कालिदास का परिचय। कालिदास जी का, महाकवि कालिदास जी का परिचय। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी पूरी कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, या इनके जन्म के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। फिर इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी में, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कालिदास जी का जीवन परिचय। तो कालिदास जी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। कालिदास के जन्म को लेकर कोई ठोस सबूत और जानकारी या कोई दस्तावेज नहीं है। ठीक है, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, लेकिन पूरा ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ किंवदंतियाँ, कुछ लेख कवियों के द्वारा, और कोई अपना वो कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, कौन सा स्टोरी लिखे हैं, अरे कौन सी कहानी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, उस पे ही हम लोग इसमें क्लास में देखेंगे। ठीक है, कैसे इनको पता चलता है कि इनके माता का नाम क्या है, इनका जन्म का किस सन में हुआ था, सब। तो कालिदास के जन्म को लेकर कोई ठोस सबूत और जानकारी या दस्तावेज नहीं है। अनेक विद्वानों का इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत है। करें कि अनेक विद्वानों का इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत है। कुछ विद्वान द्वारा, क्या है, द्वारा लिखा हुआ 150 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच कालिदास के जन्म को माना है। करें, कुछ विद्वान जो हैं वो 150 ईस्वी से 400 ईस्वी के आसपास उनका जन्म को माने हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों द्वारा तो गुप्त काल के समय को इनका जन्म माना जाता है। करें कि गुप्त काल का समय को कुछ विद्वान लोग इनका जन्म मानते हैं। ठीक है, क्योंकि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी जो नाटक है, कहानी है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निमित्र का वर्णन मिलता है। अग्निमित्र पात्र का नाम है, उसका वर्णन उसमें प्राप्त होता है। ठीक है, मिलता है, जो 170 ईस्वी का शासक था। जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र 170 ईस्वी पूर्व का वो शासक था जो। ठीक है, और एक और कालिदास का उल्लेख वान भट्ट की हर्षचरितम, बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरितम में मिलती है, जो 6ठी शताब्दी की रचना है। हर्षचरितम किस शताब्दी का है, तो हर्षचरितम 6वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, इन सभी साक्ष्य को मानकर, जो सभी साक्ष्य माने गए हैं, इन सभी साक्ष्यों को मानकर कालिदास के जन्म का समय 1ली शताब्दी ईस्वी से 3री शताब्दी के बीच माना जाता है। करें, सभी विद्वान इन मालविकाग्निमित्रम और हर्षचरितम नाटक के आधार पर मानते हैं कि इनका जन्म या तो 1ली शताब्दी में हुआ होगा, या तो 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच तक होगा। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो कालिदास के जन्म स्थान को लेकर भी अनेकों विद्वान और इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कालिदास ने अपने खंड काव्य
खंड काव्य कह लीजिए, दूत काव्य कह लीजिए, अ, जो कालिदास जी द्वारा संदेश काव्य कह लीजिए। ठीक है, संदेश काव्य, इसका कई नाम है, कई नामों से जाना जाता है मेघदूतम। तो करें कि जो मेघदूतम है महाकवि कालिदास द्वारा रचित, वे अपने खंड काव्य मेघदूतम में उज्जैन शहर का जिक्र किए हैं। किसका? उज्जैन शहर का जिक्र किए हैं, जो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसका उसमें ये वर्णन किए हैं, बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किए हैं। अगर आप मेघदूतम पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेघदूतम में कालिदास जी ने उज्जैन का वर्णन किए हैं, क्षिप्रा नदी का वर्णन किए हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ इतिहासकार और विद्वान का मत है कि इनका जन्म स्थान उज्जैन में ही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविलका गांव में हुआ था। यहाँ पर सरकार द्वारा कालिदास की एक प्रतिमा और सभागार का निर्माण कराया गया है। ठीक है, हाँ तो देखिए, कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से होता है, जो एक विद्वान और ज्ञानी थी। विद्योत्तमा कैसी थी? एक बहुत विद्वान और ज्ञानी स्त्री थी। ठीक है, कालिदास और विद्योत्तमा की शादी को एक संयोग माना जाता है, अर्थात ऐसे शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन एक संयोग ही माना जाता है कि इतने विद्वान से कालिदास जी की शादी होती है। ठीक है, कालिदास और क्योंकि राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। वह कहती थी कि जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह शादी करे। अर्थात वो कहने का तात्पर्य है कि जो विद्योत्तमा जी थीं वे बहुत ही ज्ञानी थीं और विद्वान थीं, इसलिए उनको अपने ज्ञान पे, अपने आप पे उनको घमंड था। और वे कहती थी कि जो मुझे मेरे ज्ञान पे आधार पे मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उससे ही शादी कर लूँगी। तो विद्योत्तमा से शादी की इच्छा रखने वाले बहुत सारे विद्वान विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार गए। इसलिए कुछ विद्वान ने मिलकर अपने हार का बदला लेने के लिए कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया। अर्थात कालिदास पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम, और जब कालिदास कुछ जब विद्वान बहुत सारे विद्वान इकट्ठा हुए थे विद्योत्तमा के स्वयंवर में, तो उनको कोई हरा नहीं पाया। तो जब हरा नहीं पाया तो वो सब जब जो विद्वान लोग थे वे चिढ़ गए, उनको गुस्सा आई और उन्होंने कालिदास जी को ही पकड़ कर लाए और उनसे उनका शास्त्रार्थ कराने लगे। तो देखिए आगे वही कहानी लिखी हुई है, देखते हैं। कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे। देखिए, मूर्ख व्यक्ति थे अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि जब सारे विद्वान मिलकर एक अज्ञानी मूर्ख की तलाश कर रहे थे, करे से जब विद्वान चिढ़ गए थे, उनके पे गुस्सा हो गए थे, उनको कोई हरा नहीं पाया था, तो वे उन पे गुस्सा हुए थे और वो लोग चाह रहे थे कि कोई एक मूर्ख मिल जाए जो इसको हरा दे। तब उन्हें कालिदास दिखाई दिए, जो पेड़ की जिस टहनी पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। अर्थात कालिदास जी पेड़ पे बैठे थे और जिस पेड़ पे वो बैठे थे उसी डाल को वह काट रहे थे। तब सभी को लगा इससे ज़्यादा मूर्ख इस दुनिया में मिलेगा भी नहीं। तब कालिदास को विद्योत्तमा के पास ले गए और बोले, कालिदास हम लोगों के गुरु महाराज हैं जो आज मौन व्रत किए हैं, आप इनसे मौन शब्दावली संकेत भाषा में शास्त्रार्थ कर सकते हैं। जब विद्योत्तमा कालिदास से मौन शब्दावली में इशारे से प्रश्न पूछती तो उसका जवाब भी कालिदास सांकेतिक भाषा में देते थे। ठीक है, तो विद्योत्तमा ने कालिदास से एक प्रश्न सांकेतिक भाषा में पूछा कि प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा
ने कालिदास से खाली हाथ दिखाया, इसे खाली हाथ दिखाई, जिसके कालिदास ने साझा की वह मुझे थप्पड़ मारने के लिए दिखा रही है। जैसे ऐसे कालिदास जी को विद्योत्मा जी ने ऐसे हाथ दिखाए, खाली हाथ दिखाए, तो उनको समझ में आया कालिदास जी को, क्योंकि वह उस टाइम मूर्ख थे, और मूर्ख थे तो उनको समझ में ये आया कि वो थप्पड़ मारने के लिए, झापड़ मारने के लिए वो अपना हाथ दिखा रही हैं। तो जिस कालिदास ने साझा की वो थप्पड़ मारने के लिए दिखा रहे थे। इस प्रश्न के जवाब ने कालिदास ने मुट्ठी बंद करके घुसा दिया। तो कालिदास ने मुट्ठी बंद करके ऐसे घुसा दिया, जिससे विद्योत्मा समझ बैठी कि कालिदास के इशारे से पता चलता है कि 5 इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन सब मनु के द्वारा संचालित होती हैं। अब देखिए उनकी सोच, विद्योत्मा की जो सोच थी वो कितनी अलग थी। वो क्या सोच ली कि अम, कि 5 जो इंद्रियां हैं, ये 5 जो उंगलियां वो थप्पड़ दिखाई थी विद्योत्मा जी, तो कालिदास ने समझा कि मुझे मारने के लिए इशारा कर रही हैं, तो उन्होंने मुट्ठी से और से घुसा मारने के लिए कहा है कि तुम झापड़ मारोगी तो मैं घुसा मारूंगा। लेकिन देखिए विद्योत्मा जी की सोच इतनी अलग थी कि उन्होंने समझ ली कि ये जो 5 इंद्रियां हैं वो अलग अलग हैं, और उनको जब हम मुट्ठी बांध लेंगे और मन के द्वारा संचालित होती हैं, इसे जब आपसे प्रभावित होकर, वो बता रहे हैं कि जब 5 उंगलियों को हम इकट्ठा करके बंद कर लेंगे तो, लेकिन सभी मन मन के द्वारा संचालित होती है। इस जवाब से प्रभावित होकर होकर विद्योत्मा ने कालिदास से शादी करने के लिए राजी हो गए। देखिए इतने ही प्रश्न पे, इतने ही शास्त्रार्थ पे विद्योत्मा और कालिदास की शादी होने के लिए तैयार हुई। विद्योत्मा कालिदास जी के साथ शादी करने के लिए तैयार हुई। इसके लिए कहा जा रहा है एक संयोग ही था कि इतनी पढ़ी लिखी विद्योत्मा की शादी एक मूर्ख से होती है। तो देखिए कुछ दिनों के बाद विद्योत्मा का पता चल गया कि कालिदास एक मंद बुद्धि और मूर्ख इंसान है। जब कुछ दिन बीते, शादी के कुछ दिन बीते, तो विद्योत्मा को पता चलता है कि कालिदास एक मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। तब विद्योत्मा ने कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल दिया। तब विद्योत्मा जी ने गुस्सा हुई और कालिदास जी को धिक्कार कर, फटकार लगाकर उनको बाहर निकाल दिया, और कहा कि जब तक तुम पंडित नहीं बन जाते, अर्थात विद्वान नहीं बन जाते, पढ़ लिख नहीं लेते, तब तक घर वापस नहीं आना। ठीक है। कालिदास ने पत्नी को अपमानित होने के बाद यह ठान लिया कि जब तक वह ज्ञानी पंडित नहीं बन जाते तब वह घर वापस नहीं लौटेंगे। और जैसे ही विद्योत्मा जी ने उनको डांट फटकार के निकाला और कहा कि जब तक आप विद्वान नहीं बने जाते तब तक आप घर नहीं आना, तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि एक दिन हम भी एक विद्वान बनकर ही वापस लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घर का त्याग कर दिया और माँ काली की उपासक बन गए। ठीक है। तो उसके बाद वह घर लौटे। जब वह पहुंचकर पत्नी को आवाज़ लगाई तो विद्योत्मा को आवाज़ सुनकर पता चल गया कि आज कोई दरवाजे पर परम ज्ञानी इंसान आया है। जैसे वह घर पे पहुंचते हैं तो उन्होंने विद्योत्मा को आवाज़ लगाते हैं गेट खोलने के लिए। तो विद्योत्मा ने समझ लिया कि आज कोई परम ज्ञानी आया हुआ है। तो ठीक है। तो आइए, तो हम लोग चलते हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। तो टीजीटी के एग्ज़ाम में देखिए, टीजीटी के एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए, कालिदास का जीवन परिचय, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पत्नी अगर पूछा जाता है तो पत्नी का क्या नाम था? विद्योत्मा। और मित्र थे लंका के राजकुमार। उनके जो मित्र थे वो लंका के राजकुमार थे। और अगर विद्योत्मा ससुर पूछा जाता है, कालिदास जी के ससुर कौन थे? तो शारदानंद विद्योत्मा के पिता थे। ठीक है। और मित्र से लंका के राजा कुमारदास, और समय इनका हुआ है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जैसे हम लोग पढ़े ना, प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक इनका अनुमान लगाया जा रहा है कि होता है। लेकिन इस अनुमान पे, ठोस अनुमान पे पहुँचे हैं मतलब
विद्वान लोग पहुँचे कि मतलब इनका जन्म जो हुआ होगा ये प्रथम शताब्दी में के ही कवि हैं। अर्थात ये अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि महाकवि कालिदास का जो जन्म समय है वह है प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। और जन्म स्थान उज्जैनी, उज्जैनी जो कि बताइए अभी अभी हम लोगों ने परिचय में पढ़ा कि उज्जैन का वर्णन मेघदूतम में किए हैं। तो उज्जैनी और कश्मीरी बंगाली सब इनको माना गया है। कभी कोई विद्वान जो कश्मीर के संस्कृत के विद्वान हैं वो कश्मीरी मानते हैं, जो बंगाल के वो बंगाली मानते हैं। उज्जैन उज्जैन। जाति कौन गोत्र ये ब्राह्मण थे। और आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता थे। ठीक है। और रचनाएं ऋतु संहारम इन्होंने लिखा जो गीत काव्य, कुमार संभवम महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, मेघदूतम खंड काव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही फेमस सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। और ये शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। इनका प्रिय छंद पूछा जाए तो इनका प्रिय छंद है उपजातीय और अनुष्टुप। अनुष्टुप। प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। और कालिदास की जो रीति है वह वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण है। ठीक है। देखिए अवश्य देखिए करें कि कालिदास की उपासना से इनको विद्या की प्राप्ति हुई थी। काली देवी की उपासना से इनको विद्या की प्राप्ति हुई थी। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन है अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। जैसे वह घर पे पहुंचते हैं तो विद्योत्मा को गेट खोलने के लिए बोलते हैं तो संस्कृत में बोलते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में विद्योत्मा का कथन है अस्ति कस्ति वागीशेष, अस्ति कस्ति वाग्य विशेष। तो लगता है ये कोई विद्वान है। कौन सा है? लगता है कोई विद्वान है। तो जब विद्योत्मा की आवाज को सुनकर इन्होंने विद्योत्मा के अस्ति कस्ति वाग्य विशेष अस्ति से इन्होंने कुमार संभवम की रचना की है। और जो कि सबसे पहला श्लोक उसका है अस्ति उत्तरम अस्याम दिशि देवता। ठीक है। इस प्रकार से पहला श्लोक है उसमें। और कश्चित से मेघदूतम कश्चि कांता विरह गुरुड़ा। और फिर वाक से रघुवंशम वाग अर्थायुषम प्रयुक्तो। ठीक है। और विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे जिनमें से एक कालिदास भी थे। अगर पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि विक्रमादित्य की सभा में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे और जिसमें से कालिदास जी भी थे। उस 9 रत्नों में से एक कालिदास भी थे। कौन कौन से 9 रत्न थे? धन्वंतरी छड़म कामर सिंह संग वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो बरामि हीरो निरूप्यते सभायाम रत्नानि वै वर ऋषि विक्रमस्य। तो आगे है एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। मतलब कोई बहुत सटीक जानकारी नहीं मिलती है। एक किंवदंती के अनुसार ही इनके ऐसे पता चलता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी है। ठीक है। और कालिदास वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत गीता पुराण आयुर्वेद धनुर्वेद संगीत शास्त्र ज्योतिष व्याकरण छंद शास्त्र काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किए थे। बाद में कवियों में कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 महाकवियों का उल्लेख किए हैं। ठीक है। और कालिदास की उपाधियां देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कालिदास की उपाधियों से। दीप शिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु,
कविता कामिनी विलास उपमा सम्राट। ठीक है, उपमा सम्राट कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपमा सम्राट किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास जी को उपमा सम्राट कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में की प्रस्तावना में लिखे हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिर आगे हम लोग दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम आता है, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, तो सबसे पहले हमें जिसने नाटक को लिखा, सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए। तो आज हमने जाना है कालिदास जी के बारे में। तो इसको कालिदास का परिचय अवश्य देखें। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं इनसे, और जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं मैं प्रश्नों की भी चर्चा कर दी, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, देखिए और प्लीज़। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके। और आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो।